भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से अभिनंदन। और आज विशेष दिन है देश के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए। आज भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, का 9 वर्ष पूरा हो चुका है। और 9 वर्ष हम कह सकते हैं सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित सरकार। एक ऐसी सरकार जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से, दोनों से स्पष्टता के साथ गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित सरकार, मध्यम वर्गों के लिए समर्पित सरकार, सर्व समाज की सरकार, सर्व समाज की जीवन को बेहतर बनाने में लगी हुई सरकार। दूसरे में शब्दों में कहा जाए, आर्थिक शब्दों में तो समावेशी विकास के साथ नए भारत बनाने वाली सरकार, आत्मनिर्भर भारत बनाने वाली सरकार, स्वावलंबी भारत बनाने वाली सरकार। और एक ऐसी सरकार जो देश के 141 करोड़ की जनता की चिंता तो करती है, बल्कि भारत के अलावा जो अन्य देश में जो भारत के लोग रहते हैं, वो भी आज शान से कहते हैं कि मेरा उस मुल्क से संबंध है जिस मुल्क में नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व प्रधानमंत्री हैं। इसलिए और पहली सरकार कैसी थी? कांग्रेस वाली सरकार। हम कह सकते हैं कि करप्शन बेस्ड, भ्रष्टाचार आधारित सरकार कांग्रेस की सरकार जो पूर्व में थी, पॉलिसी पैरालिसिस वाली सरकार, अकाल से लेकर के पाताल तक भ्रष्टाचार करने वाली सरकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त करने वाली सरकार और कैबिनेट नोट को युवराज के द्वारा फाड़ने वाली सरकार, जिसने संवैधानिक संस्थाओं को दत्ता बताने का काम किया था। और उससे आज भारत उभर चुका है और एक नया भारत, विकसित भारत और अल्प विकसित से विकसित भारत बनाने का संकल्प अमृत काल के समय में भारत के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। हम सब जानते हैं कि अमृत काल का ये चल रहा है वर्ष। आज देश के आज़ादी के 75 वर्ष हो गए। 2044 में हम 100 वर्ष पूरा करेंगे अपनी देश की आज़ादी का। और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि भारत को 2047 में कैसा भारत होगा, उसके लिए लगातार एक स्टेट्समैन की तरह वो लगातार देश की सेवा करने का काम कर रहे हैं। देश में राजनीतिज्ञ बहुत है, लेकिन स्टेट्समैन की भूमिका तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने, जो आगामी सदी के बारे में सोचते हैं कि भारत कैसा होगा, भारत कैसा होगा, भारत के लोग कैसे होंगे, भारत कैसा विकसित देश बनेगा। आज हम कह सकते हैं कि दुनिया आज भारत को ओर देख रही है। दुनिया के बड़े बड़े देश, महाशक्ति वाले देश आज भारत की ओर मुखातिब हो रहे हैं। पहले क्या होता था? कांग्रेस के कालखंड में यहाँ के प्रधानमंत्री जाते थे, विदेशों में जाते थे, महाराष्ट्र महाशक्ति जो देश है उनके पास जाते थे, समय मांगते थे, समय नहीं मिलता था, खाली हाथ लौट आते थे। और जब उनसे प्रेस वार्ता होती थी दिल्ली में, तो कहते थे कि मेरा अमेरिका दौरा सफल हो गया, मैं घूम करके चला आया। जब उससे कोई पत्रकार पूछा था इस देश से उसको क्या फायदा हुआ, तो फायदे के एक भी चीज को गिनाने में वो असफल होते थे। मौनी बाबा की सरकार, मौनी बाबा की सरकार, भ्रष्ट सरकार, कोयला को लूटने वाली सरकार, कांग्रेस की सरकार। और कांग्रेस का तो जन्म काल से ही भ्रष्टाचार से संबंध हुआ, नेहरू के प्रधानमंत्री काल से।
जीप खरीद, मुंदड़ा कांड, ये तो नेहरू कालखंड में हुआ था। 2100 जीप की खरीद के लिए पैसे दिए गए थे कांग्रेस के द्वारा, सरकार के द्वारा, और मात्र 156 जीप खरीदी गई और बाकी आपूर्ति कागज में दिखाई गई थी। ये नेहरू कालखंड का कृत मेनन पर आरोप लगा भारत की जमीन को चीन के हाथ में हवाले करने का। उस वक्त कौन प्रधानमंत्री था? नेहरू जी थे। इसलिए वो उसकी नेहरू जी की यात्रा से लेकर के हर प्रधानमंत्री जी कांग्रेस के जो रहे, वो लूटपाट की सरकार रही है, लूटपाट की सरकार, जनता की जनभावनाओं के साथ विश्वासघात कर रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि 2047 में भारत विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा होगा। उसके लिए उन्होंने अमृतकाल के पंच प्राण की सब संकल्प लिया है, देश के सामने अपनी बातों को रखने का काम किया। पंच प्राण विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक हमारा लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य हमारा है। उसके अलावा गुलामी के हर अंश से हम मुक्ति पाएंगे। हम सबको याद है, हम लोग दिल्ली जाते थे और वहां पर कौन स्थान है जो राजपथ कहलाता था? इंडिया गेट था। इंडिया गेट में किसकी मूर्ति लगी हुई थी? अंग्रेजों की मूर्ति लगी हुई थी। अंग्रेज साहब जान की मूर्ति लगी थी और उसको हम सब लोग जाकर के खूब अच्छे से देखते थे, पूरे भारत के लोग देखते थे। और उस अंग्रेज के बारे में हम इतना ही कह सकते हैं कि गुलामी के दंश को झेलने वाले हम सब थे, और उस गुलामी का प्रतीक वहां अंग्रेज बैठा हुआ। वहां पर प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना की। और सुभाष चंद्र बोस को जो हम कह सकते हैं आजादी में सबसे बड़ा योगदान था, उनके आजादी के योगदान को कांग्रेसियों ने खत्म करने का काम किया, उनकी भूमिका को नष्ट करने का काम किया था। क्योंकि नेहरू से भी कम उनका योगदान नहीं था, नेहरू से ज्यादा योगदान था भारत की आजादी कराने में। लेकिन ये परिवार तो के मन में है कि मेरा परिवार सबसे अच्छा परिवार है, मेरा परिवार राजतंत्र की तरह इस देश में शासन करे। इसलिए विकसित भारत का लक्ष्य पहला लक्ष्य था, तो गुलामी के हर अंश की मुक्ति तो दूसरा लक्ष्य। अपनी विरासत पर गर्व है हमको, हमारी अपनी परंपरा है, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारा अपना संस्कार है और हमारी अपनी विरासत पर हम सब लोगों को गर्व होना चाहिए। इसलिए अपनी विरासतों को भी रक्षा ही नहीं किया, बल्कि ये सरकार संवर्धन करे, ऐसा भारतीयों के प्रति उन्होंने लक्ष्य। तीसरा चौथा क्या? एकता और एकजुटता। पूरा देश एकात्म भाव से एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना लेकर के एकता और एकजुटता का संकल्प ले, ये है चौथा। और पांचवा, नागरिकों में कर्तव्य भावना का, केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भावना का भी उदय हो। यह है प्रधानमंत्री का, हम कह सकते हैं, पंच प्राण जो भारत की जनता के सामने रखा और अपने सरकार के कामों को उसी आधार पर आगे बढ़ाने का काम किया। हम जानते हैं कि सेवा के क्षेत्र में हम सबको जानते हैं, कोविड का कालखंड जब वैक्सीन बना रही थी हमारी सरकार, अपने वैज्ञानिकों के सहयोग से, जनता के समर्थन से, किस प्रकार से कांग्रेसियों ने हमारे वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कहा था ये गेरुआ वैक्सीन है, ये बीजेपी का वैक्सीन है। लेकिन देश की जनता ने पूरी तरह से समर्थन देते हुए 210 करोड़ वैक्सीन आम लोगों के लिए सुलभ, दुनिया का पहला तेजी से बड़ा आकार वाला और सबसे पहले और सबसे विस्तार से हम कहते हैं जमीन तक पहुंचाने वाला नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वैक्सीनेशन करने का काम किया। आज भी हम कह सकते हैं दुनिया के अंदर हम सब लोग कोविड के वैक्सीन लिए, 3 वैक्सीन लिए, और वैक्सीन जब लेते हैं तो तुरंत डिजिटल मोबाइल में उसकी सर्टिफिकेट आती है। दुनिया का कोई ऐसा देश, कितना भी विकसित देश हो, लेकिन आज तक वैक्सीन निःशुल्क नहीं लगाया, और निःशुल्क लगाया पैसे पर भी लगाया, और उसकी सर्टिफिकेशन के लिए तुरंत नहीं बल्कि
हार्ड कॉपी में लेकर लोगों को घूमना पड़ता है। ऐसा 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया, तो हम सब कह सकते हैं कि कोविड का काल खत्म हो। यूक्रेन सहित अन्य देशों से हमारे जो भारतीय फंसे थे, यूक्रेन और रूस के युद्ध में बुलाने का काम किया, लीबिया, ऐसे कई, युगांडा, ऐसे कई देशों से स्वच्छता मिशन और नमामि गंगे के माध्यम से सेवा के क्षेत्र में हमारी प्रतिबद्धता। और आप सब कोई जानते हैं, जब कोरोना का कालखंड चल रहा था, सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता क्वारंटाइन में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने दल को, अपनी पार्टी को सेवा ही संगठन के माध्यम से समाज के बीच में सेवा का संकल्प लेने का काम किया। यह कोई छोटी बात नहीं। आज दुनिया के कई शोधकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस काम पर शोध कर रहे हैं दोस्तों। गरीब कल्याण के लिए हम कह सकते हैं कि आवास, अब कोई मकान, कोई गरीब के हाथ में जब चाबी जाती है तो पक्के मकान और वो लखपति बनने का काम करता है। और इसलिए करता है कि उन्होंने, उस गरीब ने अपना योगदान दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इसलिए गरीबों के द्वारा किया हुआ समर्थन, मध्यम वर्गों के द्वारा किया हुआ समर्थन नरेंद्र मोदी जी से आज हम कह सकते हैं जो उम्मीद लगाई थी उसको पूरा करने का काम कर रही है। जनधन योजना हो, उसी प्रकार से जनजाति, हम खासकर ट्राइबल क्षेत्र के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि जब जब बीजेपी की सरकार रही है केंद्र में और राज्य में, जनजाति समाज का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम हुआ है दोस्तों। जब अटल जी की सरकार थी तो अलग मंत्रालय बना, संथाली भाषा को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का, 8वीं अनुसूची में शामिल करने का काम किया गया। और 2014 के बाद जब हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने जो पिछली सरकार का बजट था उससे 100 गुना ज़्यादा बजट केवल ट्राइबल वेलफेयर को लगाने का काम किया। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हम मनाते हैं। पहले लोग झारखंड तक ही लोग जानते थे, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजाति गौरव दिवस को इसको घोषित करते हुए हम कह सकते हैं कि पूरे देश में बल्कि दुनिया में भगवान बिरसा मुंडा को, इसलिए करप्शन, जीरो टॉलरेंस करप्शन। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि देश तब आगे बढ़ेगा, विकसित तब होगा जब भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। हम सबको ही जानते हैं कि राजीव गांधी क्या रोना रोते थे, क्या विधवा विलाप करते थे। विधवा विलाप करते थे कि हमारे सरकार, जब कांग्रेस की सरकार 1 रुपया बेचती है तो 85 पैसे बिचौलिए खा जाते हैं। कुछ बातें तो उन्होंने नहीं कहा कि 85 पैसे जो बिचौलिए खाते वो कांग्रेसी नेता लोग खा जाते, कांग्रेसी दलाल खा जाते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी 1 रुपया भेजते हैं तो सीधा 1 रुपया आता है। ये प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है देश के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, उन्होंने स्पष्ट किया है दोस्तों। हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, और तो और वाटर कनेक्टिविटी को भी आगे बढ़ाने वाली सरकार का नाम है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। इसलिए डिजिटल इंडिया से आज आम आदमी को जोड़ा गया है दोस्तों। आज आम आदमी गवर्नेंस के मामले में पारदर्शिता के साथ मोबाइल में अपने कई चीजों को कर सकते हैं। अब हम कह सकते हैं डिजिटल पेमेंट के संदर्भ में पूरे दुनिया का 40% डिजिटल पेमेंट केवल भारत करता है। ये है भारत, नया भारत। इसलिए मुझे नहीं कहना है कि हम सब लोगों ने कार्यक्रम बनाया है जिसको प्रदीप जी ने व्याख्या किया है। विशेष रूप से हम सब लोग मिलकर के एक श्रेष्ठ भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत और दुनिया का सबसे बेहतर विकसित भारत बनाने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया है। देश की जनता, झारखंड की जनता का समर्थन मोदी जी की सरकार को है और सब मिलकर के जनता का जन समर्थन आगामी 2024 के चुनाव में
वो परिणाम के रूप में दिखेगा। मेरी ओर से इतनी ही बात थी। आपके मन में कोई प्रश्न हो इस विषयों पर, इन विषयों पर? राहुल गांधी अमेरिका में जाकर मुस्लिमों की जो देश में व्यवस्था हो रही है, वो द्वैत दर्जे के नागरिक बनाए जा रहे हैं। देखिए क्या है, राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं और एक नरेंद्र मोदी जी नेता है। नरेंद्र मोदी जी देश के, दुनिया के कई देशों में जाते हैं तो भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम करते हैं। तो दूसरे तरफ राहुल गांधी जब जब 6 विदेश यात्रा में उनके, मैं टिप्पणी को पढ़ रहा था, 6 विदेश यात्रा, और 6 विदेश यात्रा में भारत के मान सम्मान को उन्होंने अपमानित करने का काम किया। देश के 41 करोड़ जनता को अपमानित करने वाले नेता का नाम राहुल गांधी है। और तो और उनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं, उनको संसद पर विश्वास नहीं है। और लोकतंत्र पर विश्वास कैसे रहेगा उनको? उनकी कांग्रेस ने तो 1975 में लोकतंत्र की हत्या की थी। उनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, उनको संवैधानिक संस्थानों पर विश्वास नहीं है। हद तो तब हो गई कि सुप्रीम कोर्ट पर भी उनको विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, संवैधानिक जो संस्थाएं उन पर विश्वास नहीं है। और सच है, देश की जनता को कांग्रेस पर विश्वास नहीं है। इसलिए वो जब जब जाते हैं अनाप शनाप बोल करके, जो उनका चेहरा में जो विकृति आता है, वहां पर जाकर के और विकृत करने का वो काम करते हैं। देश की जनता को अपमानित करके आप राजनीति क्या कोई काम नहीं कर सकते। देखिए, लव जिहाद पर आज हमको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर करेंगे जब कहेंगे कि हेमंत सोरेन की सरकार जब से आई है, लव जिहाद की घटनाओं में वृद्धि हुई है। संथाल परगना में ऐसे 9 घटनाओं का मेरे पास अभी सूची नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश में कम से कम सैकड़ों इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। और इसका मूल कारण है कि इन अपराधियों पर फास्ट ट्रैक के तहत मुकदमे करने की इच्छा शक्ति का अभाव है। और इन बलात्कारी और गलत काम आचरण करने वालों का सीधा संबंध झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी से। अरे वह प्रासंगिक नेता है, उनके 2 मंत्री जेल में हैं। अब वो कोई नेता है क्या? वो भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। अब वो आएंगे तो क्या कर लेंगे? यहाँ हेमंत सोरेन जी से मिलेंगे, दोनों बात करेंगे कि शराब घोटाला मेरे प्रदेश में भी हुआ, आपके प्रदेश में हुआ, कितनी अच्छी समानता है हम लोग के प्रदेश में। गला मिलेंगे, घोटालेबाजों का गला मिलन होगा। 12 जून को पटना में भी बैठक है सर। अरे अब पलटू बाबू वहां पर बैठक बुलाए। अब पलटू बाबू के बारे में देश जान चुकी है, कभी कहाँ उलटेंगे कहाँ पलटेंगे राजनीतिक क्षेत्र में वो वही जान सकते हैं। आगे बताइए, हो गया? महिला पहलवानों पर आपका क्या टेक है? क्या चीज? निश्चित तौर पे इस सरकार का काम है फास्ट ट्रैक के माध्यम से अपराधियों को, बलात्कारियों को जेल के शिकंजे में डाल करके तुरंत निर्णय होना चाहिए। लेकिन राज्य की सरकार की मनसा ही नहीं है। हमारी कई आदिवासी बहनों की इज्जत भी गई, जमीन भी गया, जमीर भी गया, और ये सरकार कुंभकर्णी निद्रा की तरफ सोई हुई है। धन्यवाद।